नमस्ते, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने इसके पहले आपने देखा होगा कि इसके पहले के वीडियो में 7 हाउस तक एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अब 7th हाउस से अगर आपकी लीगल पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप देखी जाती है तो 7th हाउस से ही आपका लाइफ पार्टनरशिप भी देखा जाता है कि आप किन लोगों के साथ आपकी लाइफ में पार्टनरशिप होने वाली है, या किन से आपका मैरिज या विवाह होने वाला है, या फिर अब चूँकि टर्म्स बदल रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स के भी मैटर्स आ रहे हैं। तो अब जब ज्योतिष की बुक्स लिखी गई थी तब के टर्मोलॉजी और अब के टर्मोलॉजी में देखेंगे बड़े बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आज भले आप 36 गुण मिलवा ले रहे हैं, उसके बाद भी भ्रुकुट भी मिला रहे हैं, आप उनके गुण मिलाने के बाद भी आप मंगल को भी मिला ले रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र को भी मैच करा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शादियाँ टूट रही हैं या फिर डाइवर्सेज हो रहे हैं या फिर लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन को ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी लव मैरिज होने जा रही है या फिर आप एक ऐसी मैरिज में होने वाले हैं जो ऑलरेडी पहले से आप उनको जानते हैं। तो कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू बेनन ये है कि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से कि शुक्र और मंगल का अगर कहीं भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र वाइफ को बोला गया है, मंगल उसका हस्बैंड होता है। एक फीमेल के चार्ट में मार्स इज हस्बैंड एंड एक मेल के चार्ट में वीनस इज वाइफ। ठीक है, तो वीनस से हमेशा मेल के लिए उसकी वाइफ देखी जाएगी और एक फीमेल के लिए मंगल उसका हस्बैंड देखा जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बीएनएन मैं समझा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, अगर मंगल शुक्र कहीं भी एक साथ हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मंगल यहाँ है प्लस शुक्र भी यहीं पर है, ठीक, मार्स और वीनस अगर यहाँ पर एक साथ कंजक्ट है, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ लव मैरिज। या फिर एक ऐसी मैरिज का इंडिकेशन है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, या फिर कुछ नेचर ने ऐसी प्रोग्रामिंग की कि आप कहीं मिले, आप लोगों ने एक दूसरे को समझा जाना, आप कॉलेज में दोस्त रहे या फिर आप किसी कंपनी में आपने जॉब किया या फिर आपने एज ए किसी कॉलेज में फैकल्टी के तौर पर काम किया, या फिर आपने कोई भी माध्यम बना, या फिर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसी मोहल्ले में वह व्यक्ति या वह महिला खुद आके रहने लगी, उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरे को जानने के बाद कुछ दिनों बाद आप मैरिज के फील्ड में जा रहे हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लव मैरिज और फेमिलियर मैरिज। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं जिसको आपने पहले से जान लिया है। तो अगर मंगल शुक्र एक साथ है, दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन, या फिर मंगल यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, एक घर पीछे है, या फिर मंगल यहाँ है, शुक्र एक घर आगे है। मंगल और शुक्र या तो साथ में है, या फिर एक घर आगे शुक्र है, या एक घर पीछे शुक्र है, या फिर शुक्र यहाँ है, मंगल एक घर पीछे है, या मंगल एक घर आगे है, या फिर ट्राइन में है। ट्राइन कैसे बनते हैं बीएनएन में? जिस घर से हम अगला घर देखने जा रहे हैं वो 5वां घर मान लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, इसको आपने समझ लिया। ये तो कॉम्बिनेशंस है, और इसी कॉम्बिनेशंस में दो चीजें और डिग्री भी मिलाई जाती हैं कि मंगल शुक्र की डिग्रियां आप चार्ट में देखिए, आज सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर मंगल शुक्र की डिग्रियां आपस में लगभग नजदीक है, जैसे मान लीजिए शुक्र 13 डिग्री है, मंगल 16 डिग्री है, या फिर शुक्र 5 डिग्री है, मंगल 1 डिग्री है, या फिर शुक्र 27 डिग्री है, मंगल 22 डिग्री है। तो ये क्लोज डिग्रियां हैं। तो ये क्लोज डिग्रियां रहने पर भी आपको लव रिलेशन की तरफ ले जाते हैं, लव मैरिज की तरफ ले जाते हैं, या फिर एक ऐसे स्पाउस से आपको मिलवाते हैं जिनसे आपको परिचय होने के बाद आप लव मैरिज में जाते हैं या फिर मैरिज के रिलेशन में जाते हैं। तो ऐसा तो इसमें ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके रिलेशन में है और आप उसको डायरेक्ट न जाके इनडायरेक्ट जान रहे हैं। तो वो फेमिलियर मैरिज के भी कॉम्बिनेशन ये बनाता है कॉम्बिनेशंस। ये अगर मंगल शुक्र एक साथ है, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ लव मैरिज और फेमिलियर मैरिज, या फिर मंगल के आगे शुक्र है पर डिग्री वाइज वो क्लोज है, या फिर मंगल के पीछे शुक्र है, या फिर शुक्र के आगे मंगल है, या शुक्र के पीछे मंगल है, या फिर शुक्र से 5वें घर में मंगल है, या शुक्र से 9वें घर में मंगल है, या फिर मंगल से 5वें घर में शुक्र है, या फिर शुक्र से 5वें घर में मंगल है। ठीक है, 159 का ट्राइन चाहे जहां से भी बन जाए, हम लगन से ही नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ है, सेकेंड हाउस में मंगल यहाँ हो जाए, मार्स यहाँ हो जाए, ठीक। तो ये आप देखिए 2, 6, 10 का ट्राइन बनता है। आप यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां इसका पड़ रहा है।
भी घर से जो पांचवा घर होता है और उसका जो नवा घर होता है वो आपस में ट्राइन होते हैं, और ट्राइन में बैठे हुए प्लेनेट, ट्राइन में बैठे ग्रह, ऐसा माना जाता है कि एक साथ बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, जब भी शुक्र और मंगल एक साथ हों, या फिर वो आपस में ट्राइन बना रहे हों, कोण में हो, या फिर वो एक घर आगे हो या एक घर पीछे हो, और डिग्री वाइज क्लोज हो। मतलब आपका शुक्र अगर 7 डिग्री का है, मंगल 10 डिग्री का है, या फिर मंगल 4 डिग्री का है, शुक्र 10 डिग्री का है, या फिर शुक्र 3 डिग्री का है, मंगल मुश्किल से 4 डिग्री या 5 डिग्री का, तो ये डिग्री वाइज क्लोज है ये दोनों प्लेनेट। तो ये आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी न कभी लाइफ में ला के मिलाएंगे, आप एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप मैरिज के फील्ड में या फिर मैरिज के आगे की प्रोसीजर में आप जाएंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज और फैमिलियल मैरिज। अब आज के दौर में देखिए समस्या क्या आ रही है, ये लव मैरिज फैमिलियल मैरिज का एक कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया कि जहाँ से भी बनेगा ट्राइन, चाहे दूसरे घर में शुक्र हो, मंगल यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ शुक्र यहाँ हो जाए, या फिर तीसरे घर में शुक्र हो जाए, किसी भी घर में ट्राइन, ट्राइन तो ट्राइन होता है ना। यहाँ पर मान लीजिए मंगल है, ठीक, अब यहाँ पर 3, 7, 11 का ट्राइन बनेगा। तीसरे घर से आप देखेंगे इसका 5वां 7वां घर आएगा, मान लीजिए शुक्र यहाँ आ गया। अब ये रिलेशनशिप्स के हाउस में शुक्र है, लेकिन ये ट्राइन में आ गया, तो ट्राइन में आने का मतलब है वो प्लेनेट दोनों एक साथ आ गए। अब ये जब भी मंगल शुक्र एक साथ आएंगे, डिग्री वाइज जितना ही नज़दीक रहेंगे उतना ही प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज के चांसेस मैक्सिमम बढ़ते हैं, या फिर वो मैरिज एक ऐसी मैरिज हो सकती है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को पहले से, चाहे आपके रिलेशन की लड़की हो या फिर आपके मोहल्ले की लड़की हो, या फिर आप किसी दोस्त के थ्रू आप उससे मिले हुए हैं, या फिर कॉलेज में या फिर किसी पार्टी में, कहीं भी आप दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ, या फिर आप दोनों लोगों की एक मुलाकात हुई, उसके बाद आप रिलेशन में गए हैं मैरिज के। दिस इज द कॉम्बिनेशन। जब भी मंगल और शुक्र डिग्री वाइज क्लोज है, या फिर वो आपस में त्रिकोण में है, या फिर एक घर आगे हैं पीछे हैं, और डिग्री वाइज वो कम डिफरेंस पर है, तो वो आपको एक ऐसी मैरिज की तरफ ले जाता है जिसमें परिचय आप दोनों का एक दूसरे से पहले हो चुका रहता है। ये तो हो गया ये ट्राइन और ये लव मैरिज या फिर उसके कॉम्बिनेशन पर। अब आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद भी अनसेटिस्फाइड है, इसको भी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। ये बड़ी दिक्कत देता है, कई लोगों की लाइफ में पूरी लाइफ उनकी बीत जाती है, लेकिन वो तब भी वो अनसेटिस्फाइड ही रह जाते हैं। इसको रीजन को हम वीनस को ही रह देते हैं। शुक्र मान लीजिए सेकेंड हाउस में ही है, फॉर एग्जाम्पल है ये कि कौन लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है मैरिज लाइफ में फ्यूचर, या फिर पूरी लाइफ वो मैरिज में है भी, बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी वो अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं। मान लीजिए शुक्र दूसरे घर में, ये फॉर एग्जाम्पल है, शुक्र कहीं भी हो सकता है। शुक्र दूसरे घर में है, मान लीजिए 9th हाउस में जुपिटर है, बृहस्पति है, जुपिटर अब जुपिटर यहाँ है 9th हाउस। देखिए ये प्लेसमेंट दोनों की द बेस्ट है, वीनस सेकंड हाउस में द बेस्ट प्लेसमेंट और जुपिटर 9th हाउस में द बेस्ट प्लेसमेंट। केवल 2 प्लेनेट को मैंने लिया है चार्ट में, और प्लेनेट को मैंने नहीं लिया है, लेकिन इनके रिलेशन को आप देखेंगे ध्यान से, ये अनसेटिस्फाइड मैरिड का एक रिलेशन है, जबकि दोनों द बेस्ट प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। वजह, जब भी शुक्र और बृहस्पति, ध्यान समझिएगा शब्द को, जब भी शुक्र और बृहस्पति का आपस में 6-8 का रिलेशन हो जाए, मतलब बृहस्पति से शुक्र 6ठे घर में आए, या फिर शुक्र से बृहस्पति 8वें घर में आए, या फिर बृहस्पति से शुक्र 8वें घर में हो जाए और शुक्र से 6ठे घर में बृहस्पति आ जाए, मतलब इन दोनों ग्रहों के बीच में 6-8 का रिलेशन हो जाए, 6-8 का संबंध हो जाए। आप यहाँ से काउंट करेंगे 9th हाउस से, अगर शुक्र की स्थिति अगर वो सेकेंड हाउस में है, द्वितीय घर में है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब बृहस्पति से शुक्र जहाँ बैठा है वो 6ठा घर है। अब यहाँ शुक्र से आप बृहस्पति को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब शुक्र से बृहस्पति 8वें हैं और बृहस्पति से शुक्र 6ठे हैं। और इसी कॉम्बिनेशन को उलट भी देते हैं, मान लीजिए शुक्र यहाँ पर बृहस्पति को कर देते हैं और वीनस को यहाँ कर देते हैं, तो बृहस्पति से अगर शुक्र 6ठा हो गया और शुक्र से बृहस्पति 8वां हो गया, मतलब 6-8 का रिलेशन जब भी बनेगा, स्पेशली शुक्र और बृहस्पति का, तो ऐसी मैरिज में अनसेटिस्फेक्शन
100% रहता है। किसी का भी चार्ट है, आप चार्ट भेजिएगा, मैं डिस्क्राइब करके बता दूंगा। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये देखिए फेमिलियर मैरिज या फिर लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस को आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब एक टॉपिक ये है कि आज के दौर में मैरिज में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा एजुकेट भी आ रहे हैं, मेल या फीमेल दोनों के एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, लोगों के पास एजुकेशन बढ़ रहा है बट लोग अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर पड़ रही है। वजह, जब ये ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे या फिर आप आज भी जिस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लोग मैरिज से पहले लड़की या लड़के के चार्ट को ले जाके वो 36 गुण का मिलान कराते हैं, उसके मांगलिक दोष का मिलान कराते हैं, उसके भ्रुकुट का मिलान कराते हैं, कई कई चीज़ों का मिलान कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी सारे गुण मिलने के बावजूद भी, कभी कभी तो 30-32 गुण या 36 गुण भी मिलने के बाद भी शादियाँ टूट रही हैं। वजह, आप समझिए कि जिस दौर में ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे, वर्क प्रोफाइल इतना कम से कम इतने लॉन्ग डायमेंशन का नहीं था। आज वर्क प्रोफाइल इतने लार्ज स्केल पर है। आज प्रोफाइल के जितने डोमेन हैं वो इतने लार्ज स्केल पर है और वर्क कल्चर इतना डिफरेंट हो चुका है कि अब देखिए जो मेट्रो सिटीज हैं लाइक मुंबई, दिल्ली या फिर अदर, इवन लखनऊ में खुद हूँ, आप देखिए 3-3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मेल फीमेल अगर कुछ 6-7 घंटे आपस में एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप होने एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो वहाँ पर मैरिज में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, ऑलरेडी मैरिड है तो भी। अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या देखना चाहिए? आप लोगों को चार्ट को डिस्कस कराने से पहले मैं स्पेशली जो रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले मेल या फीमेल के उसके चंद्रमा को देखिए, उसकी चंद्रमा की पोजीशन क्या है। सबसे पहले आप जस्ट क्या करेंगे, आप चार्ट में उसके मून की पोजीशन देखिए। देखिए चंद्रमा अगर अच्छा है ना आपका, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप रिलेशनशिप में अगर इन केस हो भी गए, नो डाउट हो जाता है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है, तो आपका मून देर सवेर उन चीज़ों से आपको निकाल ले आएगा। ठीक है, मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे। पहली बात तो वो जाने नहीं देगा, और अगर हो भी गया इन केस, कभी कभार कुछ कार्मिक रिलेशन या पार्ट लाइफ रिलेशन आ जाते हैं लाइफ में, तो वहाँ पर आदमी न चाहते हुए भी जूझता है वो, लेकिन बाद में वो निकल भी जाता है, क्योंकि जो आया है जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, मून को स्ट्रांग रखना या मून को डिस्कस करना चार्ट में, अब किसी भी मेल या फीमेल को मैं समझता हूँ द बेस्ट प्रेडिक्शन है। आप अपनी लड़की की शादी करने जा रहे हैं, अपने लड़के की शादी करने जा रहे हैं। एक तो शादियाँ लेट मैरिजेस हो रही, सभी शादियाँ नियर अबाउट अब 30 के अबव ही जा रही हैं मेरे हिसाब से। इधर कम से कम 10 सालों का जो मैं इधर रीडिंग कर रहा हूँ, मतलब सारी शादियाँ लेट हो रही हैं। तो आप 36 गुण मिलाने से बढ़िया, आप मांगलिक दोष को मिलाने से बढ़िया, मांगलिक दोष वैसे भी 28 के बाद कमजोर पड़ने लगते हैं। हालांकि उसमें देखी जाती है कि किस टाइप के मांगलिक दोष और अगले के चार्ट में किस टाइप के मांगलिक दोष है, अगर मिल रहे हैं तो शादी करेंगे। लेकिन अगर आप चार्ट को डिस्कस करना चाहते हैं मेल या फीमेल के, अभी ट्यूषा शर्मा का सुसाइड केस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, तो मैं अब जो सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी अपनी खुद की राय है, ये हो सकता है आप उससे सहमत हो या ना हो। आप किसी मेल की शादी फीमेल से कराने जा रहे हैं, किसी फीमेल की शादी मेल से करने जा रहे हैं, या फिर दोनों लोग आपस में एक दूसरे से जोड़ने जा रहे हैं, तो आप कम से कम चार्ट में चंद्रमा की स्थिति जरूर जज कर लीजिएगा। अगर मून स्ट्रांग है तो वो आपको किसी भी एडवर्स कंडीशन से, किसी एडवर्स रिलेशन से, अगर वहाँ पर कभी कभी शादियाँ, आप सारी कुछ अच्छा समझने के बावजूद भी शादियाँ बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को अलगाव की तरफ जाना पड़ता है। तो वहाँ पर मून की पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो आप एडवर्स कंडीशन से भी निकल के बाहर आ जाएंगे। आप कम से कम सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ नहीं जाएंगे। फीमेल्स भी सुसाइड कर रहे हैं, मेल भी सुसाइड कर रहा है, ये सारे सोशल मीडिया में आप बराबर देख रहे हैं, सारी घटनाएं इंसिडेंट्स हो रही हैं। एक डाइवर्स एक बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। आप देखिए वकीलों का एक बड़ा कम से कम मार्केट डाइवर्स भी होता जा रहा है। तो अगर मून की पोजीशन अच्छी है, फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रमा की पोजीशन दोनों की चार्ट डिस्कस कर लीजिए। सेकंड, आप उसके बुध को जज कर लीजिए। मरकरी आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत का तरीका है, और मरकरी ही आपकी इंटेलेक्ट भी है, आपकी बुद्धि भी, आपकी सोचने समझने की शक्ति है। अगर आपका चंद्रमा और बुध खराब हुए, अगर आपका चंद्रमा और बुध खराब हुए तो आप किसी भी मैरिज को लास्ट में पूरी तरह से संभाल नहीं पाएंगे, वहां से फिसल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्यों? मरकरी आपका कम्युनिकेशन है, आपके कम्युनिकेशन कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस होंगे कि आप कम्युनिकेट कुछ कर रहे हैं, अगला समझ कुछ रहा है।
अब के दौर में शादियों में मिलाने के लिए आप सबसे पहले मून और मरकरी को भी जस्टिफाई कर लीजिएगा, और थर्ड प्लेनेट मैं ज़्यादा जो डिस्क्राइब करता हूँ उसको, या फिर मैं खुद कहता हूँ कि आप उसको भी जज कर लीजिएगा, वो है केतु। क्योंकि केतु इज योर इंटेंट। आज देखिए, वैसे भी जब राहु केतु को एक पूरा लंबा लेक्चर देंगे तो राहु केतु की ही एक्सिस पूरी दुनिया घूम रही है। आपकी पूरी लाइफ किसी भी पर्सन की, मेल या फीमेल या कोई भी है, उसकी पूरी लाइफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो राहु और केतु के एक्सिस में ही घूमती रहती है। जब वो राहु से ज़्यादा अटैच होगा तो केतु की तरफ जाने की कोशिश करता है, केतु से थोड़ा सा केतु उसको कहीं से डिटैच करता है, फिर वो राहु की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो राहु और केतु को बैलेंस करना सबसे टिपिकल पॉइंट है। अगर वो पर्सन केतु से थोड़ा सा भी अटैच है या फिर वो केतु का ट्रेट उसके अंदर है, तो वो कम से कम सरल स्वभाव का रहेगा, सिंपल स्वभाव का रहेगा और लेट गो करना जानता रहेगा। लेट गो, मैरिज में लेट गो क्या जरूरी है? आपस में बहस हुई या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो एक पक्ष को अगर लेट गो करना आता रहेगा तो वो झुक के उस रिश्ते को बचा ले जाएगा। इसलिए 3 प्लैनेट चंद्रमा, बुध और केतु को चार्ट में जरूर जज करके तभी किसी मैरिज रिलेशन में जाइएगा। एक मैरिज रिलेशन पर बहुत टॉपिक्स हैं, क्यों असंतुष्टि आ रही है, या फिर लोग क्यों लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर अब तो कुछ मैरिजेज ऐसी हैं या फिर उनको मैरिज का नाम भी नहीं दिया जा रहा है, लोग साथ रह रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल और वो मैरिज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो आप समझिए कि ये रिलेशनशिप का टाइमिंग कब एक्टिवेट हो जाता है। मेनली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अगर आप जेमिनी के अकॉर्डिंग देखेंगे जब भी, तो जेमिनी में जो सबसे आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होती है, जब उसकी महादशा स्टार्ट होती है, वो महादशा आपके दाराकारक प्लैनेट की महादशा हो जाती है। दाराकारक मतलब आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड की एंट्री की महादशा है, वह ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपना चार्ट देख लीजिए, चार्ट में तो सारे सॉफ्टवेयर में किस ग्रह की कितनी डिग्री है वो मेंशन होकर आ जाती है। आप जगन्नाथ हो रहा है या फिर एस्ट्रोसेजर, बहुत सारे ऐप्स हैं, मोबाइल पर भी सारे ऐप्स हैं। आप देखिए कि आपके ग्रह की डिग्री सबसे, किस ग्रह की डिग्री सबसे कमज़ोर है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे कमज़ोर होगी और उसकी महादशा अगर चल रही है तो वो आपके दाराकारक प्लैनेट की महादशा चल रही है। उसी पीरियड में अगर वह आप मैरिड हो चुके हैं तो भी वह पर्सन पास्ट लाइफ का जो आपका लाइफ पार्टनर रहा है वो एंट्री करेगा और आपको कम से कम वो इतना हिट जरूर करेगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे ये कौन आ गया है, किस लिए आ गया है। और अगर अनमैरिड है तो वो आपके लाइफ में ऐसा एंट्री करेगा, आप खुद उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट की महादशा जब स्टार्ट होती है, आपका लाइफ पार्टनर आपको एंट्री जरूर करेगा, ध्यान रखिएगा। और लाइफ पार्टनर वह व्यक्ति नहीं होता है जिससे आप शादी कर रहे हैं। लाइफ पार्टनर आप जिसके साथ भी आपका अच्छा है, आप पूरी लाइफ चल रहे हैं, या फिर आपकी दोस्ती या फिर किसी भी तरह के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, अगर वो आप शादी में नहीं भी जा रहे हैं, मैरिज प्रॉपर वे नहीं करके फिर भी रिलेशनशिप में है, वह भी आपका लाइफ पार्टनर है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये पूरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन है और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी है। आपने इस वीडियो को समय दिया। आप अगले, अब ये 7th हाउस के बाद ही जब हम 8th हाउस पे जाएंगे, तब उसके बाद 8th हाउस के बाद से आप देखिए किसी भी पर्सन के पूरे लाइफ का जो 8th हाउस के बाद 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेज जब जाते हैं तो वो उसकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस से लेकर 7th हाउस तक, मतलब प्रथम हाउस से लेकर 7वें घर तक में तो आपकी एक जर्नी अलग रहती है। लेकिन जैसे ही 7वें घर में आप आते हैं, आपकी पार्टनरशिप हो जाती है, आप किसी से अलाइन हो जाते हैं, मेल है फीमेल से या फीमेल है तो मेल से, तो अब आपके लाइफ में एक अलग डायमेंशन या एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है। उस जर्नी पर नेक्स्ट लेवल पर आएंगे। आपने वीडियो के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।